Design District condos in Hamilton. Units start from the mid 400s. Occupancy is in summer 2026. Only 5% deposit per year and a free Louis Vuitton bag with every purchase. Invest through Team Sabharwal and get exclusive incentives that will beat any competition on top of our lifelong services. Call PK Sabharwal or Saurabh Sabharwal 647-864-8844 or visit teamsabharwal.com. Real estate का कोई सवाल टीम सबरवाल। वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम और बिल्कुल पीके जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए 416-910-6000 और पीके जी से करते हैं बातचीत रियल एस्टेट के रिगार्डिंग। तो आपका भी कोई क्वेश्चन है आप भी कॉल कर सकते हैं 416-593-0055 स्टूडियोज के नंबर हैं। पीके जी वेलकम। थैंक यू वेरी मच सोनू जी। तो मेरे को लगता है लाइनें कुछ खराब है तो शायद कॉल नहीं हम ले पाएंगे। वी कैन ट्राई पीके जी, अगर कॉल ठीक हो गया फोन तो फोन इज वर्किंग नाउ तो आप कॉल कर सकते हैं 416-593-0055 स्टूडियोज के नंबर हैं। हाँ जी पीके जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्केट अपडेट के साथ। जी मार्केट अपडेट का तो आपने ये देखी थी होगा, अभी बहुत बड़ी न्यूज चर्चा बनी हुई है इस वक्त कि भाई आरबीसी की रिपोर्ट को लेकर बहुत बड़ी चर्चा बनी हुई है मार्केट के अंदर कि आरबीसी ने कह दिया कि मार्केट जो है 42% ड्रॉप हो जाएगी। मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं, रिपोर्ट को पूरा ध्यान से पढ़िए, अफवाहों से सावधान। आरबीसी ने ये बोला है सेल 42% ड्रॉप टोटल हो जाएगी, जिसके अंदर की सेल ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो भी चुकी है, 20% के आसपास तो हो भी चुकी है। तो ये पीक से बता रहे हैं, टोटल जो पीक था फरवरी का उसके बाद टोटल 42% सेल ड्रॉप हो जाएगी। और इसके बारे में तो हमने पहले भी चर्चा की है, यस हमने भी ये 40% के आसपास बात की थी, लेकिन लोग इसको गलत समझ के 42% प्राइस ड्रॉप की बात कर रहे हैं। प्राइस ड्रॉप के बारे में जो आरबीसी ने अपनी रिपोर्ट दी है वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी रिपोर्ट दी थी कि मार्केट 4% अगले साल बढ़ेगी, वो कह रहे हैं कि उससे पहले उन्होंने थोड़ा चेंज किया है। मार्केट प्राइस लगभग दे आर एक्सपेक्टिंग एवरेज पूरी कनाडा की लगभग 12% गिरेगी। 4% बढ़ने की बजाय ये कनाडा की एवरेज है। यहाँ पर फिर गलती मत खाइएगा, जहां पर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े जैसे मस्कोका रीजन, कॉटेज जो सिटीज है हमारी नेबरहुड है, या जैसे जहां पर प्राइस बहुत जैसे ब्रैंडफोर्ट है, चेथम है, लिंसी है, किचन वाटरलू है, जहां पर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े थे नेचुरली वहां पर भी असर बहुत ज्यादा गिरने का आएगा। ये एवरेज कनाडा की बता रहे हैं, इस बारे में बात करनी बहुत जरूरी थी। प्लस लोगों ने कहा जी क्रैश आ रहा है, क्लियर आरबीसी ने कहा है, उन्होंने बहुत क्लियर कहा है कि वी वांट टू एम्फेसाइज दिस इज ए करेक्शन एंड नॉट ए क्रैश। ये करेक्शन है, क्रैश नहीं है। और दिस विल लीड अस टू ए हेल्दियर इकोनॉमी। हेल्दियर इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। क्यों? जब 43% प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसका सेटल होना बहुत जरूरी है सोनम जी। ये हेल्दी इकोनॉमी मानी जाती है। आप सोचिए 40-42% प्राइस बढ़ने के बाद लोगों का क्या हाल होगा, खरीद नहीं पा रहे। हालांकि अभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, ये हेल्थियर इकोनॉमी जा रहे हैं। प्लस आरबीसी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 ये करेक्शन खत्म हो जाएगी और प्राइस ऊपर की तरफ जाएंगे। जो याद होगा कि फर्स्ट क्वार्टर के बाद मार्केट अच्छी होती नजर आ रही है। ये बात मैं बड़ी क्लियर करना चाहता था। और जो कि जिसके बारे में लोगों ने आरबीसी ने ये कहा, वो कहते हैं ना कि वो कच्चे चावल लाके रखे तो बाद में पका के पुलाव बना के किसी ने आगे रख दिया उसके आपके, तो वो वाली बात है। तो बात वर्ड बाय वर्ड मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आरबीसी की रिपोर्ट आई है। बिल्कुल पैनिक होने, उन्होंने भी बड़ा क्लियर कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जी सोनम जी। 416-593-0055 स्टूडियोज के नंबर हैं, इस नंबर पे आप भी कॉल कर सकते हैं 416-593-0055। लाइन 1 हेलो। हाँ जी सबरवाल जी, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। आप बताइए जी। हाँ जी सबरवाल जी, ये बताइए अभी आप जो कह रहे हैं कि मार्केट जो है वो यकीनन अभी आरबीसी कह रही है और जो सामिका इंस्टीट्यूशन वो भी कह रहे हैं, तो यानी फर्स्ट क्वार्टर के बाद ये मार्केट फिर अप ट्रेंड होगी। तो अप ट्रेंड होगी तो क्या वो जो पुराना गेन किया था 43% उसको क्रॉस कर जाएगी?
नहीं ऐसे नहीं हो सकता जी, अब हालात नहीं है। वो डिकेड्स में एक आध बार टाइम आता है सर, हमेशा नहीं आता। कई डिकेड्स में ऐसा एक टाइम आता है 2-3-4% मार्केट बढ़ना इज ए बैलेंस्ड मार्केट, जिसकी हमें उम्मीद है। इससे ज्यादा बढ़नी भी नहीं चाहिए, उसका बहुत भारी नुकसान है। ये 2-3%, 3.5-4% मार्केट का बढ़ना एक बहुत हेल्दी इकोनॉमी मानी जाती है। सेलर को अच्छा लगता है, बायर को अच्छा लगता है, सरकार के लिए अच्छा है, इकोनॉमी के लिए ऑन द होल अच्छा, पूरे ग्लोब के लिए अच्छा है। तो ये जी सवाल ये है, हेलो, मेरा सवाल ये है कि जो मार्केट 43% बढ़ चुकी थी, उसके बाद उस पर स्टैंड कर गई, फिर ड्रॉप हो गई। तो जो ड्रॉप पोजीशन है, जो अभी 20% एवरेज या 22% ड्रॉप हो गई है, तो उस पे आगे 4% बढ़ेगी या वो पॉपअप कर लेगी 43% जो पुराना था उससे पहले? हाँ, नहीं सर, जहां पर पहुंची है, मान लीजिए एक चीज 1 मिलियन की है, वो आज से 2 साल पहले मान लीजिए वो 7 लाख की थी, तभी वो 40% बढ़ने के बाद 1 मिलियन की हुई ना। तो 7 लाख से 1 मिलियन हुई, लेकिन अगर 1 मिलियन से गिर के अगर वो 850,000 रह जाती है, तो 850,000 से 4% बढ़ेगी ना जी, 3% 4%, 850 से बढ़नी शुरू होगी ना धीरे धीरे। इट विल टेक टाइम टू कम टू द सेम लेवल, इट विल टेक टाइम। पर ये पूरे कनाडा की एवरेज है सर, मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा कि गलती मत खाइएगा। और इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। यूक्रेन रशिया की वार डिपेंड करती है, इन्फ्लेशन डिपेंड करता है, एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करती है, सप्लाई चेन की बातें इसमें आ जाती हैं, कोविड अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहा, ये बहुत चीजें डिपेंड करती है। आज के हालात है, जैसे आरबीसी ने 2 महीने पहले की रिपोर्ट को चेंज कर दिया हालात को देखते हुए, तो ये रिपोर्ट फिर भी चेंज हो सकती है बार बार। ठीक है सर जी। नेक्स्ट कॉल, हेलो, हाँ जी सर बताएं। जी सर, पीके सब्रवाल साहब, आपका शो में सुनता हूँ काफी टाइम से। सर एक छोटा सा सवाल है कि सर कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए रूल ऑफ थंब क्या होना चाहिए? अगर एक बंदा है उसके पास, सपोज मेरे पास अगर नहीं है, लेकिन मेरे पास एक इट्स अ गुड चंक ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट है, तो इंसान को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इससे बाय कर, क्योंकि मैंने बहुत सारे भी देख रहा हूँ लोग जिन्होंने पहले महंगे घर लिए हुए थे, क्लोजिंग के टाइम पे घरों की वैल्यू 3-3 लाख नीचे आ गई है, वो उनको काफी इशू हो रहा है। तो वेरी नाइस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसको जंप इन करना हो, कुछ लेना हो, लेकिन उसके पास अपने पैसे ना हो, लेकिन उसके पास लाइन ऑफ क्रेडिट या और ऑप्शंस हो डाउन पेमेंट करने की, तो उसको लुक फॉरवर्ड करना चाहिए। अगर वो वेरी गुड, आप क्या जैसे आप कहते हैं ना कि 3-4 साल बाद की कोई भी चीज हो तो आप सेफ प्ले कर सकते हो, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, आप काटिएगा, लाइन मत काटिएगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका घर 1 मिलियन का है, और मान लीजिए आपके घर के ऊपर मॉर्गेज है $4 लाख, और आप कहते हैं जी इसके ऊपर लाइन ऑफ क्रेडिट लेके मैं इन्वेस्ट कर लूं। मान लीजिए इसके ऊपर आपने $1 लाख और ले लिया। पहली बात तो मेरे को ये आपसे समझना होगा, क्या आपकी फैमिली की इनकम जस्टिफाई करती है? यानी कि सिंपल एग्जांपल है, आज क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, आपकी फैमिली की इनकम को मल्टीप्लाई करिए 4.5 के साथ। यानी कि अगर आपकी फैमिली की इनकम मिनिमम 1,10,000 है, तब जाके आप 5 लाख अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं जी मैंने लाइन ऑफ क्रेडिट यूज कर ली, लेकिन आपकी फैमिली की इनकम कम है, तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि बात ये मुद्दा एक इन्वेस्टमेंट का नहीं है, मुद्दा एक और है। कल को अगर आपको किसी वजह से खुदा ना खास्ता असाइनमेंट में बेचना पड़ गया, तो सीआरए बीच में आ जाता है और वो ये देखता है कि फलाने साहब ने, या सबरवाल मेरा नाम ले लो, चलो सबरवाल ने अपना लाइन ऑफ क्रेडिट को यूज करके या हीलॉक को यूज करके इन्वेस्टमेंट कर ली, पर उनकी इनकम जस्टिफाई नहीं कर रही थी, यू कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेकुलेटर, तो आपके ऊपर 60% तक का टैक्स लग सकता है। 47% आपका हाईएस्ट ब्रैकेट जो इनकम का है, और उसके बाद 13% HST। तो उस चीज से बचने के लिए योर फैमिली इनकम शुड आल्सो जस्टिफाई दैट लाइन ऑफ क्रेडिट जो आप ले रहे हैं, उसके लिए मुझे बेशक मिल लीजिएगा। थंब रूल की आपने बात की तो मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है सारी। मान लीजिए आज आपका हालात घर का है, आपकी इनकम आपको जस्टिफाई कर रही है और आपने इन्वेस्ट कर दिया, 4 साल के बाद घर के हालात बदल गए,
यू कैन वेरी वेल जस्टिफाई टू सीआरए कि जब हमने बुक किया था तो हमारे हालात बड़े अच्छे थे, ये हमारा प्रूफ है। तो आपके ऊपर स्पेकुलेशन टैक्स या बिजनेस टैक्स के ऊपर रियायत की जा सकती है, वो आपको कैपिटल गेन में छोड़ देंगे। लेकिन अगर आज आपके हालात ठीक नहीं है और कल बोलते हैं जी मेरे हालात अच्छे हो गए और मैंने सामने भेज दिया, उसको नहीं माना जाएगा। नंबर वन, ये तो हो गया सीआरए के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप जाते हैं लेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेंडर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लेंडर आपको ये देखता है एट द टाइम ऑफ मॉर्गेज, क्या आपकी हाफ ऑफ द रेंटल इनकम जस्टिफाइज द मॉर्गेज। वो तब जब वो देखते हैं कि आपके घर के अंदर आप स्ट्रेस फैक्टर नहीं है, आपकी इनकम जस्टिफाई कर रही है मॉर्गेज को, घर की मॉर्गेज को। तब अगर घर की इनकम, आपकी फैमिली इनकम घर की मॉर्गेज को भी जस्टिफाई नहीं कर रही, तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर लेंडर ऑब्जेक्ट कर सकता है। तो हो सकता है आपको बी लेंडर में जाना पड़े, और बी लेंडर से 8% ज्यादा है, और अगर नहीं जाके असाइनमेंट में बेचोगे तो सीआरए बीच में आ जाएगा। बड़ा सिंपल मैंने आपको कलेक्शन करके बता दी सर। और इसके अलावा भी अगर आपने समझना है तो अपॉइंटमेंट बना लीजिए, मैं नंबर दे देता हूँ। आधा पौना घंटा ऑफिस में बैठ के फ्री सर्विस है, हम आपको सारा एक चेकलिस्ट बना के दे देंगे। मुझे लगता है कि मैंने शायद ठीक समझा दिया आपको। जी, थैंक यू। 4165930055 नंबर है। आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। स्टूडियोज में पीके जी हमारे साथ हैं। और पीके जी, थोड़ी सी इन्फ्लेशन की बात करें तो इट्स गोइंग हाई हाई, तो व्हाट डू यू थिंक आने वाले टाइम में क्या होगा? इन्फ्लेशन के बारे में बताऊं, अभी आईएमएफ की रिपोर्ट आई है जी। ओके, ये जो आईएमएफ की रिपोर्ट जो आई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने G7 इकोनॉमीज के बारे में कहा है कि ये बहुत जल्दी इन्फ्लेशन नीचे आने वाली नहीं है। ओके। हाँ, अगले साल के अंदर ये रिसेशन की तरफ जाने की उम्मीद हो गई है जी। उनका ये मानना है कि इन्फ्लेशन इज लाइकली टू रीच 8.3% दिस ईयर एंड 5.7% इन 2023। ये उन्होंने प्रेडिक्ट किया आज के हालात देखते हुए। और जीडीपी के बारे में उन्होंने कहा है कि ग्रोथ जो है 3.2% दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर 2.9% है, या 2.9 है नेक्स्ट ईयर। तो वो ये बता रहे हैं कि जो मेन ड्राइवर है इसका इन्फ्लेशन का, वो है रिस्क ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। और उसके बाद जो है और भी बहुत इसके अंदर बहुत कुछ बातें हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, शॉर्ट ऑफ सप्लाई, बहुत कुछ इसके अंदर बातें आ गई हैं। लेकिन इन्फ्लेशन यस, अब ये इसलिए हमने जो मैं आज सुबह भी किसी रेडियो स्टेशन में बात कर रहा था कि जो अब 7 सितंबर को इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, मुझे लगता है वो लास्ट है। अगर वो इस साल के आगे तक 0.75 तक मेरे को पूरी उम्मीद है, अगर उन्होंने 0.5 बढ़ाया तो शायद 0.25% और बढ़ा देंगे, पर मेरे हिसाब से लास्ट लगभग है वो, क्योंकि इंटरेस्ट ही सिर्फ काबू नहीं कर रहा है इन्फ्लेशन को, और चीजों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। आपने देखा गैस के प्राइस थोड़े नीचे आने शुरू हो गए, आपने देखा फूड के ऊपर थोड़ा कंट्रोल हुआ है, और कुछ चीजें और भी नीचे आई हैं। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 7 सितंबर को जो डिक्लेयर होगा शायद वो फाइनल होगा। जी जी। नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो जी, सबरवाल साहब से क्वेश्चन था। जी जी सर। सबरवाल साहब, अगर कोई प्रॉपर्टी हम सेल करते हैं तो उसका कैपिटल गेन टैक्स होता है। जी सर। अगर उसी वक्त दूसरी प्रॉपर्टी ले लें तो भी कैपिटल गेन टैक्स देना होगा या नहीं? वो 100% देना होगा जी। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, वो यहाँ लागू नहीं होता। यहाँ पर हर प्रॉपर्टी के ऊपर डिफरेंट कैपिटल गेन है, उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करें। जब आगे इन्वेस्ट करेंगे उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी कैपिटल गेन लगेगा। बात ये वही की वही आ जाती है सर, मैं बताऊं क्यों। क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमने 4 लाख की ली और उसको 6 लाख का बेचा, तो उसके ऊपर आप 2 लाख के ऊपर आप खर्चा जो निकालने का, मान लीजिए 2 लाख बचते हैं, उसके बाद कैपिटल गेन दे रहे हैं। अगर आपने उसको बेच के पैसा और लगा लिया तो वो जिसे कहते हैं, मान लीजिए 4 लाख वाली प्रॉपर्टी शुरू से काउंट करेंगे और अगली प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद वो मिलियन की होती है, तो तब आप 6 लाख के ऊपर टैक्स देंगे। वो आपने सिर्फ डेफर्ड कर दिया। लेकिन मेरे यहाँ पर रूल ये है कि हर प्रॉपर्टी का फॉर्म 3 कहलाता है, आपका अकाउंटेंट बता देगा, स्केड्यूल 3 फॉर्म 3 जब आप भरते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन हर प्रॉपर्टी के साथ साथ चलता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर सर। ठीक है जी। जी। एंड लास्ट 2 कॉल्स। हेलो हेलो जी। हाँ जी, बताएं सर क्विकली। मेरा सवाल ये था पिछले साहब से कि बिल्डर जो है वो पहले कितना एक्सटेंड करते रहे पोजीशन डेट के लिए, वर्कर स्ट्राइक करे, सब कुछ है, लेकिन अब जो है वो फर्म हो गया कि जी ये डेट है।
लेकिन किसी वजह से हम डेट चेंज नहीं करा सकते उसको, कहते नहीं आप नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात करी सर। आपने साइन करके दे रखे हैं, अपना एग्रीमेंट पढ़िए, एग्रीमेंट पढ़िए, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये डेट्स है जो कि बिल्डर कर सकता है। क्या आपने उसमें अपनी क्लॉज डाली है कि मैं भी चेंज कर सकता हूँ? नहीं, ये आपका इलीगल दाखिल किया हुआ है, उसमें बिल्डर के भी हाथ में नहीं है। मैं बता दूं, ये टैरियन की वारंटी जो है उसमें आपकी टेंटेटिव डेट्स दी हुई है सारी, वो डेट्स को वो फॉलो कर रहा है। अगर वो डेट को फॉलो नहीं करेगा तो बिल्डर पेनल्टी देगा सर जी। तो इसलिए बिल्डर के हाथ में नहीं है ये आपके एग्रीमेंट में पहले ही स्पेसिफाई कर दिया गया है। हाँ, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस के अंदर उनको अलग एक क्लॉज दे रखी है टैरियन ने कि अगर अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस जो बिल्डर के हाथ में नहीं है, जैसे कोविड आ गया, स्ट्राइक आ गई, उसमें उन्होंने फिर नॉर्म्स दे रखे हैं कि कब कब वो कितनी कितनी डेट बढ़ा सकता है। तो इसीलिए अगर आपने अपने एग्रीमेंट में डाला होता कि मैं भी बढ़ा सकता हूं तो आप भी बढ़ा सकते थे, पर आपने तो नहीं किया, आपने तो एग्रीमेंट साइन कर दिया। तो इसलिए आपने जो एग्री किया बिल्डर के साथ वो फॉलो करना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका, थैंक यू। एंड लास्ट कॉल। हेलो हेलो, हाँ जी सर बताएं, 1 मिनट रह गया। हाँ जी बताएं क्विकली। जी नमस्ते जी, मेरा सब्रवाल से जी सवाल है जी। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, लेकिन अगर आज मेरा मॉर्गेज अप्रूव होता है, अगर मैं रेंटल प्रॉपर्टी लेता हूं और मेरी मॉर्गेज अप्रूव होता है आज, और 4 साल के बाद अगर मैं बेचता हूं उसको, तो क्या वो मुझे CRA में इन्वॉल्व होना पड़ेगा? अगर आपका आज अप्रूव, वेरी नाइस सर, आपकी मैंने आवाज भी शायद पहचानी, आप राजपूत तो नहीं बोल रहे? जी जी बिल्कुल सर। आपकी आवाज मैंने पहचाना, बहुत मीठी आवाज है आपकी। राजपूत जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। यस, अगर आज आप अप्रूव हो गए हैं, दैट मीन्स आप जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आपके ऊपर सर्कुलेशन का मतलब ही नहीं उठता। वेरी नाइस, क्योंकि आज अगर अप्रूव हो गया तो आपके ऊपर आपकी इनकम जस्टिफाई करती है ना, तो क्वेश्चन खत्म हो गया आपके लिए, यूर ओके, CRA का कोई ऑब्जेक्शन का मतलब ही नहीं उठता। वेरी नाइस क्वेश्चन, थैंक यू जी। थैंक यू पीके जी, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच सोनम जी, और अगले महीने से फिर बात करेंगे। बेस्ट क्वेश्चन था आज का राजपूत जी का, थैंक यू वेरी मच, बाय। थैंक यू जी, शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय बाय। बाय बाय।